हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लूसेंट के हिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने मौर्य और मौर्योत्तर काल के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गुप्त काल से संबंधित हमारे एमसीक्यूज। ठीक है, तो देखिए जो गुप्त काल है वो कब से कब तक था? 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 319 से 540 ईस्वी तक। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गुप्त कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। ठीक है, और अगर आपसे ऐसे पूछेगी जो सातवाहन थे वो किसके सामंत थे? तो सातवाहन मौर्यों के सामंत थे। किसके? मौर्यों के। ठीक है, तो गुप्त किसके थे? तो गुप्त थे कुषाणों के। ठीक है, और गुप्तों का संस्थापक श्रीगुप्त। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? कौन सा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सा? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सूची मिलानी है। पहला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो किससे संबंधित है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है, बिलसड़ कुमारगुप्त से, भीतरी स्कंदगुप्त से, और मंसूर अभिलेख बंधुवर्मन से। ठीक है, तो ये सारे ही सही है। तो 1 2 3 4 हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। देखिए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो कौन था ऐसा व्यक्ति जो खगोल विज्ञानी साथ ही साथ क्या था? गणितज्ञ था। तो वो है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्तों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। याद रखिएगा कौन सी भाषा थी? संस्कृत। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। किसने? V.A. स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ठीक है, तो हुनों को आक्रमण करने से रोका था वो था स्कंदगुप्त। इंपॉर्टेंट है, हम समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, पर हुनों को आक्रमण करने से किसने रोका था? तो वो था स्कंदगुप्त। ठीक है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त जो राजवंश था वो प्रसिद्ध था कला और स्थापत्य के लिए। ठीक है, और इसका स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? जो अजंता की कलाकृतियाँ है वह किससे संबंधित है? तो वो बुद्ध काल से संबंधित है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? आपको ये बताना है किसके दरबारी थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। ठीक है, इनके दरबार में भी 9 रत्न थे। नेक्स्ट, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो वह बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, उत्तर गुप्त युग जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? वह कौन सा है? तो वह है नालंदा। कौन सा? नालंदा। नेक्स्ट, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। ठीक है, किस शासक से? भानुगुप्त से। इस एरन अभिलेख में हमको सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण इसमें हमको प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो संस्कृति का स्वर्ण युग मैंने अभी बताया गुप्त काल को कहा जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का था। कहाँ का था? चीन का था। ठीक है, और ये प्रथम दरबारी विदेशी दरबारी था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था?
तो सेतु बंध का रचनाकार पहले तो ये याद रखिए कि सेतु बंध किसने लिखी है, प्रवर सेन द्वितीय ने, और वो किस वंश से संबंधित है, तो ये है वाकाटक वंश से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वाकाटक वंश से। नेक्स्ट, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, तो कविराज कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे को, समुद्रगुप्त को। और भारत का नेपोलियन, वी.ए. स्मिथ ने भी इनको भारत का नेपोलियन भी कहा है। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है, शक्रोपम कहा गया है किसे, स्कंदगुप्त को। ठीक है, तो किस अभिलेख में कहा गया है, कहोम स्तंभ लेख में, कहोम स्तंभ लेख में। नेक्स्ट, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, कहाँ पर बनवाया था, तो ये बनवाया था उन्होंने बोध गया में। इंपॉर्टेंट है, किससे मांगी थी, समुद्रगुप्त से। किसने मांगी थी, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने। ठीक है, बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, तो मंदिर निर्माण जो कला है वो सबसे पहले बुद्ध काल में उसका जन्म देखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी, तो शकों के उन्मूलन के बाद धारण की थी। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं। पर इस बार जो MPPSC के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि इन्होंने कौन से सिक्के चलाए थे, तो इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। ये भी बात सही है, पर विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी, जब उन्होंने शकों का उन्मूलन कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन है सही है। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है, तो गुप्त काल में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए, तो शकों को पराजित करने के बाद। जो अभी मैंने बताया, यही क्वेश्चन आया था अभी आपकी MPPSC के प्रीलिम्स एग्जाम में। मेहरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था, जो मेहरौली में लोह स्तंभ है उसका निर्माण किस सदी में हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था चतुर्थ सदी ईस्वी में, चतुर्थ सदी ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाहियान और हेमन सॉन्ग ने कौन सा राज्य देखा, ठीक है, किसके मतलब राज्य में थे, तो जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त किसके दरबार में था, आपको ये बताना है क्रमशः। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के दरबार में था और हेमन सॉन्ग आपके हर्षवर्धन के दरबार में था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के क्रमशः, ये याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये भी याद रखना है। धन्वंतरी थे, धन्वंतरी कौन थे, तो सभी जानते हैं ये धन्वंतरी आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, आयुर्वेदाचार्य थे। तो किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, या फिर दरबार में 9 रत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, प्रसिद्ध क्या थे, चिकित्सक थे। नेक्स्ट, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो गुप्त काल में जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी, राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक्यो की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है, इसमें किसका विवरण नहीं मिलता है, तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता, ये याद रखिएगा। इसमें बौद्ध राज्यों का विवरण है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का विवरण है, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों और विहारों का भी विवरण है, पर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना लीजिएगा। वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, ये पंचायतन शैली में निर्मित प्रथम मंदिर भी माना जाता है। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट, अजंता की गुफा किन गुफाओं के निर्माण में गुप्त काल में हुआ था, अजंता की गुफाओं में से किन का निर्माण कब गुप्त काल में हुआ था, ये बताना है। तो देखिए 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफा थी, इनका निर्माण हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, कौन सी, 16, 17, 19। अजंता में टोटल 30 गुफा थी, पर जिसमें से एक के प्रमाण नहीं मिलते, तो ऐसा माना जाता है कि अभी 29 ही गुफा है। ठीक है, जो एक है वो अधूरी थी, इस वजह से 29 मानी जाती है। ठीक है, 16, 17 और 19वीं जो गुफा है वो गुप्त काल से उनका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह
किस शासक के दरबार में थे? तो ये भी थे चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त संवत 319 और 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो उन्होंने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? जो हरिसेन है वो किसके दरबार में थे? ये थे समुद्रगुप्त के दरबार में। गुप्तकालीन प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है इसे? कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ठीक है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मौर्य नहीं लगाएंगे हम लोग, ये हुआ था गुप्त काल में। ठीक है। सारनाथ में जो धमेक स्तूप है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। नेक्स्ट, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम। तो यह किसने लिखा है? यह लिखा है कालिदास के द्वारा, कुमार संभवम। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो यह हुई है गुप्त काल में। ठीक है। किसने की थी? कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट, गुप्त युग में राजस्व की दर कितनी थी? गुप्त युग में राजस्व की दर कितनी थी हमको ये बताना है। तो उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग। नेक्स्ट देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? कि क्रमिक क्या हुआ? पतन हुआ। तो यह विशेषता गुप्त काल की थी। किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? कौन से शासक थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने। दिल्ली के मेहरौली स्तंभ, मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह है चंद्रगुप्त की स्मृति में है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि जो लौह स्तंभ है उस पर चंद्र नाम मिलता है चंद्रगुप्त का। ठीक है। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नायक था। कौन था? तो अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र। यह शुंग वंश का शासक था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो यह है प्रयाग प्रशस्ति में। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। नेक्स्ट, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों और पुरुषों की में बराबरी थी? तो वह है गुप्त काल। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हो गया? कौन सा राजवंश था जो हुणों के आक्रमण से क्या हो गया? विचलित हुआ। तो वह गुप्त था, गुप्त वंश। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो देखिए, मालविकाग्नि मित्रम लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखा है, विक्रमोर्वशियम भी लिखा है, पर जानकी हरण कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है। अजंता की गुफा सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता की सरीखी या उसके जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? देखिए, एमपीपीएससी का क्वेश्चन है ये। तो वो है बाघ की गुफाएं, धार में। जो कहाँ स्थित है? धार में। गुप्त वंश की अवधि में शासन किया है। किस अवधि में? हमने स्टार्टिंग में देखा था किस अवधि में शासन किया है। 319 से 500 ईस्वी तक। नेक्स्ट, बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। कब हुई थी? गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सबसे ज़्यादा सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो वह है अभिज्ञान शकुंतलम। किसका है? कालिदास का। ठीक है। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? मैंने अभी बताया, एरन अभिलेख में। किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है। गुप्त वंश निम्नलिखित शासकों का क्रम लगाइए, बताना है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। ठीक है। तो सेम ही क्रम बनेगा, 1 2 3 4 5। आगे देखते, गुप्तकालीन सिक्कों में सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, बयाना भरतपुर से। जो बहुत ज़्यादा गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर यहाँ से प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन गुप्त शासकों को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? मैंने अभी बताया था, कुमारगुप्त प्रथम को। किसे? कुमारगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियान में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ठीक है, तो देखिए दोनों सही है, पर इसमें कोई ऐसी व्याख्या नहीं करता ये कि आर ए की कोई व्याख्या कर रहा। ठीक है, तो दोनों सही है पर आर ए की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक के पतन से संचालित होता था? पत्तन से, पत्तन मतलब बंदरगाह से। किस बंदरगाह से संचालित होता था ये बताना है हमको। तो वो होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक और सोने के दिनार, ये याद रखिएगा। चांदी के रूपक, सोने के दिनार। आगे देखते, सूची मिलानी है। विशाखदत्त तो विशाखदत्त सभी जानते हैं विशाखदत्त ने क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस, नाटक। वराहमिहिर खगोल विज्ञानी, चरक चिकित्सक, ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का केंद्र हमको बताना है कौन सा था। तो वो था उज्जैन। कौन सा? उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ठीक है, तो वो है अभिज्ञान शकुंतलम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कौन सी कृति की? अभिज्ञान शकुंतलम की। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किसे युग को जाता है? तो वो है गुप्त युग को, गुप्ता पीरियड को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? गुप्त वंश के पतन का कारण क्या नहीं था ये बताना है हमको। तो देखिए, समुद्रगुप्त के बाद की शक्ति दुर्बल हो गई थी, तो ये कारण था। हुनों का आक्रमण भी हो रहा था, ये भी पता है। प्रांतीय शासकों ने विद्रोह भी कर दिया था। तो तीनों ही सही है, पर सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह नहीं थी, ये याद रखिएगा। तो कौन सा नहीं था? जो डी वाला ऑप्शन है वो नहीं था। आगे देखते, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपनी वीणा बजाते हुए आकृति अंकित कराई है? तो समुद्रगुप्त ने। ठीक है, समुद्रगुप्त वीणा बजाने में भी माहिर थे और इन्हें हमने जब भी पढ़ लिया नेपोलियन भी कहा जाता है। वी.एस. स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, और इनकी कवि राज की इनके पास इनको उपाधि भी इन्होंने ली थी, धारण की थी। आगे देखते, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसे गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है? जिसने गणित को पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? ठीक है, नवनीतकम का संबंध किससे हमको ये बताना है। तो इसका संबंध है चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। इम्पॉर्टेंट है, हम चरक संहिता जानते हैं, सुश्रुत संहिता जानते हैं, पर नवनीतिकम हमारे लिए नया है। तो याद रखिएगा कि जो नवनीतिकम है इसका संबंध चिकित्सा से है। नवनीतकम। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था जिसने तांबे के सिक्के जारी किए? तो वह है रामगुप्त। इंपॉर्टेंट है, तांबे के सिक्के रामगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के। कब? शकों से विजय होने के बाद, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने आपका गुप्त संवत प्रारंभ किया और स्कंदगुप्त ने क्या किया? हुनों के आक्रमण को रोका। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त का अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लोह स्तंभ, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ, बुद्धगुप्त का पहाड़पुर ताम्रपत्र। सभी सही है, तो 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए शासक और मुद्रा के प्रकार। कुमार देवी प्रकार की मुद्रा समुद्रगुप्त प्रथम ने चलाई थी। इसको राजा रानी प्रकार की मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी पत्नी कुमार देवी के नाम पर कुमार देवी प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। समुद्रगुप्त ने वीणा वादन प्रकार की चलाई थी। द्वितीय ने चर्क विक्रम प्रकार की,
और कुमारगुप्त प्रथम ने कार्तिकीय प्रकार की क्या चलाई थी, मुद्रा चलाई थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, उपाधि, किस शासक ने कौन सी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की, द्वितीय ने समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की, स्कंदगुप्त ने शक्रोपम की। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। आगे देखते हैं, फिर से सूची मिलानी है। शासक, उधर उनकी पत्नी दी है, कुमारगुप्त प्रथम, कुमार देवी, चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी, इन्होंने इन्हीं के नाम पर क्या चलाई थी, कुमार देवी प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, रामगुप्त, ध्रुव देवी, ठीक है सही है ये भी। फिर इसके बाद है समुद्रगुप्त, दत्ता देवी, ये भी सही है। रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्त। ठीक है, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम की क्या थी, बेटी थी। तो सारे ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? 12 राज्यों पर धर्म विजय किसने की थी? तो यह की थी समुद्रगुप्त ने। सर्व राज्योच्छेदता, सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि भी किसने धारण की थी? तो यह भी धारण की थी समुद्रगुप्त ने। किस अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शक का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने क्या करा था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी की सिक्के चलाए थे। आगे देखते हैं, रचनाकार और रचना। ठीक है, आर्यभट्ट की आर्यभट्टम सही है। ठीक है, फिर धन्वंतरि की नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतक। वराहमिहिर की कौन सी है? पंच सिद्धांतक। तो ये सारे ऑप्शन क्या है हमारे सही है, 1 2 3 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, तब इसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्र दमन ने कराई थी। दूसरी बार मरम्मत किसने कराई थी ये बताना है। तो दूसरी बार इसकी मरम्मत कराई थी स्कंदगुप्त ने। किसने कराई थी? स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट, भुक्ति प्रांत, जो भुक्ति है प्रशासकीय विभाजन, और वहाँ के प्रशासक को क्या कहते थे हमको ये बताना है। ठीक है, तो जो भुक्ति है वहाँ का जो प्रशासक था तो उसको कहते थे उपरिक, विषय का विषपति, नगर का नगरपति, ग्राम का ग्रामिक। नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 2 3 4। आगे देखते हैं, महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति का मंत्री था, सही है। महादंडनायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, महाअश्वपति। देखो जो अश्व नाम से समझ में आ रहा है ये गज सेना का अध्यक्ष नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा गलत है? तो डी वाला गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, क्षेत्रभूमि कैसी भूमि होती थी? हमको ये एक तरफ भूमि दी है और उनके प्रकार बताना है कि कैसी भूमि थी। देखिए, जो क्षेत्र भूमि है वह कृषि योग भूमि को क्या कहते थे? क्षेत्र भूमि। रट लीजिएगा कि क्षेत्र योग भूमि कृषि योग भूमि को क्षेत्र योग भूमि। वास्तु भूमि निवास के योग्य। ठीक है, वास्तु मतलब निवास के योग। अप्रहत भूमि, अप्रहत मतलब जंगली भूमि, अप्रहत मतलब जंगली। खिल भूमि कैसी? तो कृषि के लिए जो अनुपयुक्त भूमि होती है उसको खिल भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? खिल भूमि। तो ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति, रविकीर्ति, ठीक है, किरायतर्जुनियम, भारवी, दशकुमार चरित्र, दंडी, मृच्छिकटकम, शूद्रक। तो हमको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए, जो पहला है वो सम्मिलित नहीं है, जो प्रयाग प्रशस्ति है वो रविकीर्ति से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों सही है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? फिर से, वाग्भट, अष्टांग हृदय, कामदक, नीतिसार, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, व्रतहरि, मेघदूतम। तो जो व्रतहरि है उनकी मेघदूतम नहीं है रचना। उनकी रचना कौन सी है? जो मेघदूतम रचना है वो किसकी? तो कालिदास की है। ठीक है, आगे देखते हैं,
श्रेष्ठी, श्रेष्ठी किसे कहा जाता है? आपको सूची मिलानी फिर से। तो जो श्रेष्ठी है वो साहूकार, सार्थवाह व्यापारी, कुलिक, कुलिक शिल्पी और कायस्थ लेखक। कायस्थ किसे कहा गया? लेखक। तो 1 2 3 4। मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल का संबंध था हूण से। कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे, जिसने कन्नौज को महत्ता प्रदान की थी? तो वह मोखारी। कौन थे? मोखरी। आगे देखते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि इसकी जंग रोधकता के कारण, उसकी जंग रोधकता के कारण। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या मिलता है? चंद्र मिलता है, ये भी याद रखिएगा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाएं का चित्रांकन। गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशेष उदाहरण किस स्थान पर है? तो वो है बाघ की गुफाएं। कौन सा? बाघ की गुफाएं। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है। पुंड्रवर्धन, तो ये कहाँ अवस्थित है आपको ये बताना है। तो ये अवस्थित है उत्तरी बंगाल में। कहाँ पर? उत्तरी बंगाल में। नेक्स्ट, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा, सारी पूरी सीरीज़ देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।